अभी बताइए, अभी मेरी आवाज आ रही है? अब बताइए, इज माई वॉइस क्लियर? मैसेज में बता दीजिए। अच्छा, तो अभी बीच में आवाज नहीं आ रही थी, इसका मतलब सॉरी। अब स्टार्ट कर रहे हैं। अभी वॉइस के बारे में बीच बीच में मैं पूछता रहूंगा और आपके मैसेजेस को आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हो। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग अपने नए बैच की, जिसका नाम है रोशन बैच। इस बैच में हम लोग सीबीएसई लेवल पे एनसीईआरटी कवर करेंगे, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन करेंगे, प्लस साथ के साथ साथ हम डिटेल में कॉन्सेप्चुअल और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक आपको लेके चलना है। ये बैच एक्सक्लूसिवली 11 क्लास स्टूडेंट 11वीं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बनाया गया है और इसकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे अपलोड मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है बच्चों, जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका जो नाम है वो आप देख सकते हो। चैप्टर का नाम क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज। अब जरा हम पहले चैप्टर के नाम पे ही काम कर लेते हैं कि आखिर ये चैप्टर बताना क्या चाहता है। तो ये अपना टॉपिक है, ये अपना चैप्टर है, जिसके बारे में हम जरा पढ़ ले एक बार कि ये है क्या। क्या है बेटा चैप्टर का नाम? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज। अब अगर आप इस चैप्टर में इसके बारे में सोचें तो शुरुआत में ही आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो वर्ड और इंपॉर्टेंट वर्ड है, हम चैप्टर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो वर्ड क्या है? एलिमेंट। क्या आप लोगों ने ये वर्ड पहले सुना हुआ है? एलिमेंट, यस और नो? आई होप आपने ये वर्ड पहले सुना होगा। एलिमेंट क्या होता है? तो हम बोलेंगे इट इज पार्ट ऑफ मैटर। एलिमेंट क्या होता है बेटा? पार्ट ऑफ मैटर विच कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग आइडेंटिकल, क्या वर्ड आएगा? आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। तो आप देख लीजिए, हमने यहां पर एलिमेंट को डिफाइन किया कि आखिर एलिमेंट क्या है। तो बच्चों, एलिमेंट क्या है? इट इज पार्ट ऑफ मैटर विच कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग कैसी प्रॉपर्टीज बेटा? आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। अब आपसे अगर कोई पूछे कि एलिमेंट को कैसे डिवाइड किया जाता है, तो बच्चों एलिमेंट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर हम एलिमेंट को क्लासिफाई करें या डिवाइड करें तो हम इसको 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। आप बता सकते हो कौन कौन से टाइप हैं? यस, पहला मेटल, कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं मैं। दूसरा गेस करो क्या होगा? ऑब्वियसली नॉन मेटल। मैं साइड में देखता रहता हूं, बताते रहें। यस, नॉन मेटल, वेरी गुड। और तीसरा बेटा क्या होगा? मेटेलॉइड्स। तो आपके 3 टाइप के एलिमेंट होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। अगर मैं मेटल की बात करूं तो गुड कंडक्टर, मैलिएबल, डक्टाइल, सोनरस, लस्ट्रस, ये इनकी प्रॉपर्टी है। अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं तो नॉन डक्टाइल, नॉन सोनरस, बैड कंडक्टर, यही सब तो होता है ना। अब जैसे मेटल्स सारे क्या होते हैं? कंडक्टर्स, है ना। कोई भी लो, आयरन, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम। नॉन मेटल में आप क्या ले सकते हो? डायमंड, बैड कंडक्टर है। इसके अलावा कोई भी ले लो, O2, N2, F2, Cl2, वुड, प्लास्टिक, ये सब क्या है? नॉन मेटल्स। और मेटेलॉइड क्या होते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मेटेलॉइड वो एलिमेंट होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी लाई करती है। अगर वो गुड कंडक्टर हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? मेटल्स। और अगर वो बैड कंडक्टर वाला बिहेवियर शो कर रहे हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं कि एक लोहे का डंडा लिया, सॉकेट में लगाया, स्विच ऑन किया, तुरंत के तुरंत क्या होगा? छैया छैया। लेकिन अगर मैं लकड़ी का डंडा सॉकेट में लगाऊंगा तो कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब मेटलॉइड क्या है? वो कब मेटल और कब नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं, आपको पता होना चाहिए। जब हम लो टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर लेते हैं और उस वक्त हम कंडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो दे आर बिहेव एज ए बैड कंडक्टर। लेकिन जैसे जैसे उसमें टेम्परेचर राइज करता है और ज्यादा देर के लिए वो कनेक्ट होते हैं तो उनकी कंडक्टिविटी क्या करने लगती है? राइज करने लगती है। और अब हम उनको क्या कहने लगते हैं? बिल्कुल सही, गुड कंडक्टर। तो मेटलॉइड्स आर वो दी एलिमेंट्स
which behave as bad conductor at low or normal temperature, but their conductivity increases and they start conducting at higher temperature. तो मेटल के एग्जांपल अपने क्या क्या हो गए? कोई भी एग्जांपल उठाओ जो आपको पता हो, बताओ बेटा कमेंट सेक्शन में। आयरन, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम। नॉन मेटल में O2, F2, N2 है ना, वुड, प्लास्टिक। मेटलॉइड में सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये आपके क्या हो गए? मेटलॉइड। तो इस तरह से हमने अभी चैप्टर का बेसिक पर्पस देख लिया, बेसिक प्रॉपर्टी देख ली एलिमेंट। अब हम आगे दोबारा से बात करें कि अगर हम इस चैप्टर में आगे देखें तो अभी तो हमें सिर्फ ये समझ में आया एलिमेंट होते क्या हैं। फिर टॉपिक है कि व्हाट इज पीरियोडिसिटी। क्या आपने ये वर्ड सुना हुआ है पहले? पीरियोडिसिटी क्या होता है? यस, आई गेस आपको ये वर्ड पता होगा। पीरियोडिसिटी के बारे में चर्चा की जाए तो पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी तो किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? पीरियोडिसिटी। तो हम बोलेंगे इट इज डिफाइंड एज रिपीटिशन in the properties of elements, properties of elements after regular interval of time। तो जब हम देखते हैं कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद रिपीट कर रही है, तो इस बिहेवियर को ही हम एलिमेंट्स की क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी। क्या बोलते हैं बेटा एलिमेंट्स की? वो पीरियोडिसिटी। बोलो क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद जैसे कोई भी एग्जांपल उठाओ, जैसे लिथियम, आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर पता है आपको कितना होता है? 11। तो आप इसे करते तो क्या आता है? 21। इसको करते तो क्या आता है? 281। तो आप नोटिस करिए कि इनके आखिरी में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इनकी प्रॉपर्टीज में अगर आप देखोगे तो लिथियम भी बेसिकली क्या बनता है? Li+। Na क्या बनता है? Na+। दोनों के दोनों क्या होते हैं? गुड कंडक्टर। तो ये जो थोड़ी थोड़ी इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं तो हम बोलेंगे ऐसे। अगर अगला एलिमेंट भी देखते और आप ले लेते सपोज पोटेशियम, तो पोटेशियम, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19। तो आप उसे क्या लेते? 2881। तो आप नोटिस करते कि पोटेशियम के केस में भी आप क्या देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। और ये किस फॉर्म में पाया जाएगा? K+। तो आप देखोगे तो इसमें 8 का डिफरेंस भी है। तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ आइडिया लग गया होगा कि पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास एलिमेंट्स अवेलेबल हैं उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी थोड़ी देर के बाद क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। तो जब थोड़े इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट करती है तो इसी बिहेवियर को ही हम उनका क्या कहते हैं? क्या हो रहा है? ये पीरियोडिसिटी। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी क्लियरली। ठीक है बेटा, अब वापस चलते हैं, एक बार दोबारा देखें कि अभी तक हमें समझ में आया एलिमेंट क्या है, पीरियोडिसिटी क्या है। अब एक नया वर्ड और आता है कि भाई ये क्या है? क्लासिफिकेशन। अभी तो हम सिर्फ चैप्टर के नाम को पढ़ रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन। अब सवाल उठता है, मैं एक छोटा सा सवाल पूछ लूं कि व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। आखिर इस क्लासिफिकेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सिंस प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर कैसे इंटरवल्स? रेगुलर इंटरवल्स। एंड it had become so much hard to learn such large properties. So for easy and systematic
स्टडी वी नीडेड क्या, वी नीडेड व्हाट, क्लासिफिकेशन ऑफ, बोलो, एलिमेंट्स। वी नीडेड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बहुत ही सिंपल सी बात थी कि इतने सारे एलिमेंट्स को पढ़ना, उनकी प्रॉपर्टीज को याद रखना बड़ा ही मुश्किल हो गया था। इस वजह से थोड़ा सा ईज करने के लिए, थोड़ा सिस्टमेटिक स्टडी के लिए एलिमेंट्स की क्या स्टार्ट कर दी गई, क्लासिफिकेशन। बहुत बेटा, बहुत अच्छे रिप्लाई कर रहे हैं हमारे बच्चे। और मैं अगर पढ़ के देखूं तो चैट सेक्शन में भी बहुत सही रिप्लाई आ रहा है। और लोग बताएं अभी तक क्या आपको मेरी बात समझ में आई, कि समझ आया? SA लिख के दे दो मैसेज में, प्लीज टाइप SA इन द चैट बॉक्स प्लीज। ओके, प्रिंस ने लिखा है यस। बाकी अंजलि, अनुषी और भव्य, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, गुड 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 गुड। तो आगे चलते हैं। अभी हमारे पास 7 से 8 बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप आगे आगे धीरे से हमारा ये ग्रुप आगे बढ़ेगा। तो बेटा ये तो हुआ बेसिक एनरोलमेंट के, हाँ हमें ऐसे ऐसे करना है। अब हम आपको लेके चलते हैं अपने चैप्टर में, और थोड़ा सा नई बातें पढ़ते हैं, ठीक है। और नई बात क्या है वो देखते हैं। नई बात, अगर आप चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो इसमें आगे देखो लिखा हुआ है जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जिसमें लॉ ऑफ एक्टिव्स, लॉ ऑफ ट्रायड्स, ये सब लिखा हुआ है। तो अब हमें लॉज पढ़ना है, कहीं ना कहीं हमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को समझने की कोशिश करनी है। तो बेटा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को अगर आप समझना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट कि हम यहाँ पे अपने नोट्स का यूज करें जो हमने बनाए हुए हैं, और देखिए आपको ये कितना फायदा करने वाले हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका यूज करूं और आपको थोड़ा सा लेके चलूं कि ये क्या है। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, इसका PDF आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल के दूंगा, और आप देखिए। वैसे दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर? प्लीज टेल मी, इज एवरीथिंग क्लियर? बताइए, दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है सब कुछ? चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम जरा पे यहाँ पे इस नोट्स को रीड करें और इसका फायदा उठाएं। अगर आप नोटिस करें तो हमारे चैप्टर का नाम वही है, पीरियडिक टेबल एंड क्लासिफिकेशन। लिखा हुआ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन इज टू अरेंज, क्या अरेंज करना है, फैक्ट्स रिगार्डिंग एलिमेंट्स इन सच ए वे सो एज वी हैव ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड विद लीस्ट पॉसिबल एफर्ट। इसलिए डेवलपमेंट हुई किसकी, पीरियोडिक टेबल की। क्या आप पीरियोडिक टेबल के बारे में जानते हैं? What is periodic table? Anyone? What is periodic table? Periodic table is the arrangement of elements in order of increasing atomic mass with elements having similar properties in their vertical columns. Actually periodic table में columns बनाए गए थे और इस तरह से कि उनका मास का यूज किया गया। ये तो हमारा सिर्फ आइडिया हुआ। अब पीरियडिक टेबल एकदम से तो नहीं बनी होगी। पीरियडिक टेबल को बनाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने एफर्ट्स लगाए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने लॉस दिए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने फैक्ट्स बताए, और आज हम उन फैक्ट्स को, उन लॉस को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम आगे बात करें तो बेटा आप देख सकते हो, सबसे पहले जो साइंटिस्ट आया उसका नाम क्या था, डोबे रीनर। क्या नाम था साइंटिस्ट का बेटा? डोबे रीनर। तो यहां से हम शुरुआत करते हैं कि डोबे रीनर ने क्या किया, डोबे रीनर ने क्या बताया, हिस्टोरिकल अटेम्प्ट क्या था। देखिए आपके सामने सब कुछ स्क्रीन पे आ रहा है, आप नोटिस करिए क्या लिखा हुआ है और इसको सब समझते हैं। तो बच्चों शुरुआत हुई कि हिस्टोरिकल अटेम्प्ट में सबसे पहला साइंटिस्ट आया डोबे रीनर। अब मिस्टर डोबे रीनर ने कहा कि सर, अगर हम बात करें तो ये शायद आपको आइडिया भी होगा कि डोबे रीनर ने एलिमेंट को 3-3 के ग्रुप में रखा। कौन से ईयर से कौन से ईयर के बीच में एक्सपेरिमेंट हुए? 1815, और फाइनलाइज कब हुए जाके? 1829। तो मिस्टर डोबे रीनर ने बोला व्हेन वी अरेंज एलिमेंट्स इन ग्रुप्स ऑफ 3, जब हम एलिमेंट को 3-3 के ग्रुप में बांटते हैं तो मास ऑफ किसका, सेंट्रल एटम विल बी एवरेज ऑफ अदर 2, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो आप जानते हैं लिथियम का मास कितना है, 7, पोटेशियम का मास कितना होता है, 39। अब 7 + 39/2 करोगे तो कितना आएगा, 23, और 23 किसका मास था, सोडियम का। ऐसे ही क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे ही कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और
बेरियम को यूज किया गया। फिर एवरेज मास का कॉन्सेप्ट जो है वो ये लिखा हुआ है, द कॉन्सेप्ट ऑफ, अगर मैं यहाँ पूरा लिख दूं, द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज मास गॉट फेल्ड और बिकेम नॉट सक्सेसफुल। डोबेनेर भाई साहब क्या हो गए, फेल। डोबेनेर के फेल होते ही थोड़ा सा रेवोल्यूशन आया और अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम दिया गया। अब क्या था वो, चलो उसको समझते हैं। देखो बेसिक से लेके चलेंगे जिससे कि हमारी कोई चीज मिस ना हो। ठीक है बेटा। तो अब जो है अगला है वो डी कनकॉर्टिस है। डी कनकॉर्टिस नाम के साइंटिस्ट ने ऐसा क्या किया, किस लोगों को आइडिया है क्या किया था डी कनकॉर्टिस ने? नहीं, डी कनकॉर्टिस के बारे में कम लोग ही जानते हैं। तो देखिए आप, डी कनकॉर्टिस ने ऐसा क्या किया। तो बच्चों डी कनकॉर्टिस ने एक सिलेंडर लिया। देखो ईयर कौन सा है, पहले ईयर याद करो। कौन सा ईयर है बेटा? 1862। कौन सा ईयर है, बोलिए कौन सा ईयर है? 1862। बीच बीच में स्क्रीन ब्लर आ रही है तो रुकिए, अभी मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये स्क्रीन ब्लर नहीं आएगी। पहले ऑटो, मैनुअल। अभी अब स्क्रीन ब्लर आया तो मुझे जरूर बताना, ठीक है प्रिंस, अदरवाइज होप सो कि ये सही आ रहा होगा। तो हम बात कर रहे थे डी कनकॉर्टिस, कौन से ईयर में उसने अपना लॉ दिया? 1862। उसने एक सिलेंडर लिया, क्या लिया बेटा? एक सिलेंडर, और उसमें 16 अलग अलग लाइन के सरफेस एरिया बना दिए। ठीक है, सरफेस पर तो हेलिक्स बनाया 45 डिग्री पे। हेलिक्स बनाने के बाद जो मास था उनको अरेंज कर दिया, कहीं ना कहीं एक सिलेंडर लिया और उसमें कॉलम बना दिए 16 ऐसे ऐसे करके, और 45 डिग्री पे जो प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी उनको अरेंज किया। लेकिन उसने क्या देखा कि जो मास डिफरेंस 16 है वो वर्टिकल कॉलम में लाई कर रहे हैं, बट वो ज्यादा नहीं चल पाया और इसके लॉ को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए बहुत कम लोग डी कंटोर्टिस के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था ही नहीं। ठीक है, चलो इसमें ज्यादा आपको जानना भी नहीं था। अब जानना है तो इसके बारे में, क्या नाम है? न्यूलैंड लॉ। और न्यूलैंड के बारे में काफी लोगों ने सुना भी होगा और जानते भी होंगे। न्यूलैंड जो है वो क्या कहता है, इसके बारे में जरा देखते हैं। तो न्यूलैंड नाम के साइंटिस्ट ने, ये लीजिए, न्यूलैंड नाम के साइंटिस्ट ने ऐसा क्या किया, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। आप लोगों ने सुना हुआ है पहले न्यूलैंड के बारे में? मैसेज में बताइए यस और नो। न्यूलैंड के बारे में पहले सुना हुआ है, यस और नो? रिप्लाई मीन मैसेज। ओके, ठीक है, चेष्टा को पता है। न्यूलैंड नाम के साइंटिस्ट ने कहा था, इसने कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग मास के अकॉर्डिंग लगा देंगे तो हर पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8वें से मैच करेगी। कई लोग इसे कहते हैं कि सारे गामा पाधा निसा। देखो क्या बोला मैंने, सा रे गा मा पा, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो जो सा से दोबारा सा आया वो कौन सा था? 8। तो इसने शुरू का कॉन्सेप्ट लगाते हुए बोला कि अगर एलिमेंट्स को हम इंक्रीजिंग मास के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो पहले की प्रॉपर्टी 8वें से मैच करेगी। बट ये लॉ तब तक ही वैलिड था जब तक नोबल गैसेज डिस्कवर नहीं हुई, और एटॉमिक नंबर 20 के बाद ये फेल हो गया। तो जरा इसको एक बार देख ले जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसने क्या बोला, हाइड्रोजन लिथियम इस तरह से। तो इन्होंने, देखो अब नोटिस करिए, नोबल गैसेस को यूज नहीं किया हुआ है ना, नियॉन गायब है। तो जो पहला एलिमेंट है उन्होंने क्या लिया? लिथियम। तो लिथियम की प्रॉपर्टी किससे मैच की? सोडियम। फिर सोडियम के बाद ये क्या है? पोटेशियम। ऐसे बेरिलियम के बाद कौन है? मैग्नीशियम। ऐसे ऐसे प्रॉपर्टीज को मैच कराया। लेकिन जब एटॉमिक नंबर 20 के बाद, मतलब कैल्शियम के बाद देखा गया, तो ये लॉ क्या हो गया? फेल। और नोबल गैसेस की डिस्कवरी के बाद तो इसकी कोई इज्जत ही नहीं रही, बिल्कुल बिल्कुल रद्दड़, फेल हो गया। क्योंकि इस लॉ में नोबल गैसेस जब तक डिस्कवर नहीं थी तब तक तो ये सही था। कुछ भी ऐसा जो आपको ना समझ आया हो, इजी लग रहा है, कंफर्टेबल है, यस और नो? ओके, बहुत आसान है, सच में ये चैप्टर बहुत आसान है। इसकी रीजनिंग धीरे धीरे देखना, आपको इतना अच्छा समझ में आएगा, और आप इस पे बहुत मेहनत भी कर रहे हैं वो हमें पता है ज्वाइन करके। लोथर मेयर, ये तो भाई साहब अलग ही साइंटिस्ट था। लोथर मेयर कौन सा साइंटिस्ट है बेटा? लोथर मेयर। अब ये जो लोथर मेयर नाम का साइंटिस्ट था, अभी बताइए, पहले स्क्रीन क्लियर है, हर चीज दिखाई दे रही है? थोड़ा इधर करूं,
चलो, लोथर मेयर कौन से ईयर में इसने लॉ दिया, पहले ईयर बताइए। 18 बताइए बेटा, 1869। देखो ईयर लिखा हुआ है, आपको पता है 1869 में ही आगे चल के आप पढ़ोगे, 1869 में ही अभी आने वाला है कौन, पीरियडिक लॉ, है ना। कौन सा लॉ, पीरियडिक लॉ, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, मेंडली वाला लॉ, जो बहुत रेवोल्यूशन लेके आया था। तो 1869 में ये साइंटिस्ट ने वाई एक्सिस पे कौन सा कंपोनेंट लिया हुआ है, एटॉमिक वॉल्यूम, और एक्स एक्सिस पे कौन सा कंपोनेंट लिया हुआ है, एटॉमिक मास। अब उसने बोला कि जब हम एलिमेंट को, यहाँ देखिए थोड़ा सा, यहाँ देखिए, जब उसने एलिमेंट को अरेंज किया तो सबसे एक कर्व बनाया, देखो उस कर्व में उसने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया। उसका ये कहना था कि कर्व में अगर मैं बेस देखूं तो यहाँ पे कौन है, ट्रांजिशन एलिमेंट, इंक्लिनेशन देखूं तो हैलोजन, टॉप पे कौन है, वॉल्यूम, एल्कली मेटल, और डिक्रीजिंग किसका वॉल्यूम है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। तो इस फैक्ट पे उसने काम किया और उसने ये बोला, हाँ लो यहां से समझ आ जाएगा कि एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है, देखो भी मैंने बोला एल्कली मेटल्स, सॉरी, जो एल्कली मेटल्स हैं उनका वॉल्यूम क्या होगा, लार्जेस्ट, एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होगा, डिसेंडिंग पोजीशन, हेलोजेंस की क्या होगी, असेंडिंग पोजीशन, ट्रांजिशन मेटल क्या करेंगे, मिनिमा ऑफ द कर्व। तो कंक्लूजन इसने क्या निकाला कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियडिक फंक्शन किसका है, एटॉमिक मास का। जो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स है वो किसका पीरियडिक फंक्शन है, एटॉमिक मास का। और ये फेल क्यों हो गया कि उसने टेबल तो बना दी, कर्व तो बना दिया, सॉरी, उसको उसमें टेबल में कन्वर्ट नहीं कर पाया। कर्व तो बना दिया बट उसको टेबल में कन्वर्ट नहीं कर पाया। इज दिस क्लियर, टेबल तो बना दी तो टेबल को वो कर्व में कन्वर्ट नहीं कर पाया। इज दिस ओके टू एवरीवन, यस और नो बताइए। अभी तक जितना भी आपने पढ़ा ये सबको समझ में आ गया। एक बारी दोबारा से फ्लैशबैक में चलना है चाहे तो देख सकते हैं। हमने शुरुआत कहां से की आज की क्लास की, देखिए यहां से शुरुआत हुई है। आज हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि भाई तीन चीजों के बारे में, कि एलिमेंट क्या होता है, तो एलिमेंट मैटर का वो पार्ट है जिसमें एटम की सेम प्रॉपर्टी हो। ये तीन तरह का होता है बेटा, मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट्स। मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर, मेलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस, लस्ट्रस। नॉन मेटल में नॉन नॉन लगा दो, ब्रिटल होता है। और मेटोलाइट क्या होते हैं, जो रूम टेम्परेचर या लो टेम्परेचर पे क्या होते हैं, नॉन मेटल, बट टेम्परेचर बढ़ने पर इनके अंदर कंडक्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। इसके बाद हमने अगला पढ़ा, अगले में हमने पढ़ा कि यहाँ पे ये पेज अभी मुझे मिसिंग दिख रहा है, हमने यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे गायब हो गया कि भाई वो क्या होती है, पीरियोडिसिटी। तो थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं तो उसको ही हमने क्या बताया था, पीरियोडिसिटी। और उसके बाद हमने शुरू किया था इसके बेसिस पर नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, की क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो हमने बताया था इतने सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को लर्न करना, सिस्टमेटिक वे में करना, इजीफाई करना मुश्किल हो रहा था, तभी हमने उनको सिस्टमैटिक वे में लर्न करने के लिए, क्लासिफाई करने की सोची। फिर पीरियडिक टेबल में हम फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, वही कंट्रोल चाहते थे प्रॉपर्टीज पे। अब पीरियडिक टेबल की यहाँ पे जनरेशन हुई। पीरियडिक टेबल ऐसे नहीं बनी, पीरियडिक टेबल के पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने थोड़े 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 एफर्ट्स दिए। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आया था उसका नाम क्या था बेटा, डोबेरिनर। डोबेरिनर ने एलिमेंट को तीन तीन के ग्रुप में बांटा। जब उसने एलिमेंट को तीन तीन के ग्रुप में बांटा तो बीच वाले का मास बाकी दो के मास का क्या था, मीन और एवरेज। बहुत ही आसान है ये यार, याद कर लो। 1815 में स्टार्ट हुआ और 1829 में जाकर के ये फाइनलाइज हो पाया। इसके बाद हम आगे बात करें तो डी कनकॉर्टिस आया, उसने एक हेलिक्स लिया, उसमें 16 बनाया, कॉलम 45 डिग्री बनाया। उसको जब उसने देखा कि 16 के गैप पे वर्टिकल कॉलम आ रहे हैं, वर्टिकल प्रॉपर्टीज मैच हो रही हैं, जो कि बिल्कुल भी प्रॉपरली समझ किसी को नहीं आया। ईयर चाहे तो याद कर लें 1862, कॉम्पिटिशन लेवल में पूछा जा सकता है आगे चल के कभी। और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड ने तो सारे काम पाधा निशा कर दिया। उसने कहा जब हम एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो पहले की प्रॉपर्टी आठवें से मैच होनी चाहिए। लेकिन जब उसने ये लॉ दिया तो नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। प्लस 20 एटॉमिक नंबर के बाद, मतलब कैल्शियम के बाद, ये प्रॉपर्टीज का रिजेम्बलेंस भी फेल हो गया। कौन सा ईयर था, 1864। फिर इसके 5 साल बाद आ गए मिस्टर लोथर मेयर। लोथर मेयर ने क्या किया, एलिमेंट्स को
कर्व के बेसिस से बनाया, मैक्सिमा मिनिमा बोला, मिनिमा में ट्रांजिशन, मैक्सिमम में एल्कली, असेंडिंग में हेलोजन और डिसेंडिंग में एल्कलाइन, वाई एक्सिस पे वॉल्यूम और एक्स एक्सिस पे कौन सा कंपोनेंट लिया इन्होंने, एटॉमिक मास। बट ये अपनी कर्व को टेबल नहीं कन्वर्ट कर पाए, तो ये भी क्या हो गए, फेल हो गए। जब ये फेल हो गए, देखो पीरियडिसिटी यहां दिखा दिया इसने, इट्स ओके। इस पेज को हम आगे ले चलते हैं, पीछे और पहले यहां तक ले गए, एक मिनट कर लेते हैं, सिस्टमेटिक हो जाएगा। ये लो, चलो अभी हमारा एक सिस्टम में जनरेट हो गया। अब हम यहाँ पे आ गए थे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज, तो अगर हम बच्चे नेक्स्ट पेज की बात करें तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये दिमाग क्या है जरा देखते हैं। मेंडलीव, ये आ गया बंदा जिसके बारे में हम सोच रहे थे, और इसके बारे में ही हमें समझना है। क्या किया मेंडलीव ने सर? मेंडलीव तो बहुत ही खतरनाक बंदा था। लो, मेंडलीव के बारे में जानो। मिस्टर मेंडलीव ने क्या किया? मेंडलीव ने बोला कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस, और इसी लाइन को आप अच्छे से याद कर लो। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, the physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic masses। फिर उसने एक टेबुलर अरेंजमेंट दिया जिसमें एलिमेंट को उसने रॉ और कॉलम में बनाया, और यही उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट था। उसने बोला कि अगर हम पीरियड टेबल को ऐसे बनाएंगे तो ये वाला पीरियड है, और ऊपर से नीचे की तरफ, सॉरी हाँ ठीक है, ये आपके क्या थे, पीरियड्स, और ऊपर से नीचे की तरफ इन्होंने जो बनाए उन्हें क्या बोला उन्होंने, ग्रुप। तो ग्रुप और पीरियड में उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया। उस टाइम उन्होंने जो पीरियड दिए उनका नंबर याद कर लो 7, और जो ग्रुप दिए उन्होंने क्या दिया, 9 ग्रुप। उस टाइम उन्होंने जो हाइड्रोजन और यूरेनियम है उसके बीच में कितने एलिमेंट्स का स्पेस दिया, 90 का। और जो अननोन एलिमेंट थे उनके बीच में उन्होंने क्या छोड़ दिया, गैप। जो अननोन एलिमेंट थे उनके लिए उसने क्या छोड़ दिया, गैप छोड़ दिया। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट कि ये भाई ड्रॉबैक क्या है, तो इसको भी फटाफट देख लीजिए। ड्रॉबैक की अगर मैं बात करूं तो ड्रॉबैक में प्यारे बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ड्रॉबैक क्या है, इसका ड्रॉबैक 1 मिनट लगेगा, देख लीजिए। आइसोटोप के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। एक काम अच्छा किया था कि जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं थे उनके लिए उसने जगह छोड़ दी थी, बट एक गलत काम भी किया था कि जो आइसोटोप थे उनके लिए उसने कोई स्पेस नहीं छोड़ा था, कोई स्पेस नहीं छोड़ा था। हाँ रिपीट कर रहा हूं बेटा, लोथर मेयर का ड्रॉबैक रिपीट कर दो। लो बेटा एक बार लोथर मेयर का ड्रॉबैक रिपीट कर देते हैं। लोथर मेयर का ड्रॉबैक ये था कि उसने कर्व बनाया, एलिमेंट्स को अरेंज किया। मैं आपको और समझा देता हूँ लोथर मेयर कर्व। लोथर मेयर का एक्चुअली कर्व जो था ना वो कुछ ऐसा था कि उसने बहुत सारे कर्व बनाए। अब जो है जैसे लिथियम सोडियम, इनका कर्व सेम आ गया, तो इसको लिथियम सोडियम पोटेशियम इनको सेम रखना था। अब लोअर कर्व में मान लीजिए आ गया जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट है तो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, तो इसको साथ रखना था। लेकिन हुआ नहीं, जब उसने टेबल बनाई कर्व बनाया तो जब उसे कहा गया भाई इनको एलिमेंट को अब एक सिस्टमेटिक वे में लगाओ, वही ग्रुप और पीरियड में वो ये काम नहीं कर पाया। तो सेम 1869 में देखो, अगर मैं अगला देखूं तो मेंडलीव ने भी तो सेम ईयर लिया है कि कौन सा ईयर है, 1869। सेम चीज उसने मेंडलीव ने कर दी, और फेमस कौन है ज्यादा, मेंडलीव। आ गया समझ? यस और नो प्रिंस, जल्दी बताइए, क्लियर हो गया? जल्दी बताइए, मैं आपके मैसेज का वेट कर रहा हूँ। ओके डन, चलिए। तो आगे हम बात कर रहे थे ये क्यों फेल हुआ। सबसे पहले तो इसका ड्रॉबैक ये था कि नो स्पेस फॉर आइसोटोप, और एटॉमिक मास की जो सीक्वेंस थी वो क्या थी, रॉन्ग। देखिए खुद देखिए 40 39 40, उस हिसाब से ये पहले होना चाहिए ये बाद में, लेकिन प्रॉपर्टीज वाइज ये सही था। तो ये पूछा गया कि भाई ये जो मास की सीक्वेंस है वो यहाँ पे गड़बड़ क्यों हो रही है,
तो यहां पर जाकर के वो साइंटिस्ट इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब हमारा आया असली साइंटिस्ट जिसके बारे में दुनिया जानती है और वो फेमस बहुत है। क्या नाम है इनका? मेंडलीव, सॉरी हेनरी मोजले। और ये आप बात समझ लीजिए, इसके बाद आगे की चीज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थोड़ा सा स्टार्टअप आज का बहुत अच्छा रहा, मजा आया, है ना। तो लीजिए बच्चों, ये आपके सामने आ गया हेनरी मोजले का लॉ। ठीक है, डन है। लॉ हेनरी मोजले, हेनरी मोजले नाम के साइंटिस्ट ने ऐसा क्या किया सर? तो हेनरी मोजले नाम के साइंटिस्ट ने 1913 में, 1913 में, अब बात समझना, आप आफ्टर मेंडलीव डिस्कवरी 44 नए एलिमेंट की डिस्कवरी हो गई थी। मेंडलीव की डिस्कवरी के बाद 44 एलिमेंट की डिस्कवरी हो गई थी जिनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और पोजीशन नहीं मिल पा रही थी, बट नो वन कुड अरेंज देम। सो लेटर ऑन 1913 में हेनरी मोजले 26 साल की उम्र में मॉडर्न पीरियडिक लॉ देता है और 28 साल की एज में वो एक्सपायर भी कर जाता है। तो उसने बताया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक नंबर है ना, मास को उसने किससे रिप्लेस कर दिया था? एटॉमिक नंबर से। उसने कितने ग्रुप दिए थे? 18। कितने पीरियड दिए थे? 7। और कितने ब्लॉक दिए थे? 4। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मॉडर्न पीरियड टेबल को हम अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक एलिमेंट उनको राइमिंग में पढ़ेंगे और उसको सिस्टमेटिक वे में समझेंगे। फिलहाल मैं आपको कुछ फैक्ट्स का एक वो दे रहा हूं जो आपको घर से थोड़ा सा रिवाइज करके आना है, जो हम अगली क्लास में कर पाए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक बारी में तो नहीं आएगा, मैं इसको 2 बारी में कर लेता हूं। या चलिए इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, छोड़िए, है ना। ये फैक्ट्स है, वीडियो में तो हो ही रहा होगा, तो जो बच्चे करना चाहें वो इसको यहाँ से देख लें। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको लर्न करके आने हैं। ठीक है बेटा, थोड़ा और मिनिमाइज कर देता हूँ तो ये आपको और क्लियर दिखाई दे जाएगी। लीजिए, लो, ये फैक्ट्स आप लर्न करें और इसको फिर हम अगली क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, और पॉजिटिवली इसका रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, अभी दिखता है आपको? क्लियर है? स्क्रीन इज क्लियर? यस और नो? ठीक है, ओके बेटा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रोक रहे हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में परसों पॉजिटिवली 3 to 4। कल अगर आप चाहें कि जेई नीट लेवल पे एकदम डायरेक्ट हिट करना चाहते हैं तो कल आप ज्वाइन करें रात को 8:30 मेरे साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।